नमस्कार साथियों, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज अपन अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान क्लास 12th का जो पेपर है उसके ऊपर अपन उसमें जो प्रश्न आए थे और उसका उत्तर क्या होगा उसके ऊपर अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे आपको जो भी महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन यानी जो भी वीडियो सेंड करो वो नोटिफिकेशन आपके ऊपर आ सके। तो वीडियो को प्रारंभ करते हैं और उससे आपको देखना है कि आपने किस प्रकार से उत्तर दिया था, ठीक है, और कौन सा उत्तर, आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं तो मुझे बताना कि आपने इस जो अर्धवार्षिक का पेपर हुआ था उसके अंदर कुल कितने प्रश्न सही किए। अब यहाँ पर जो डिस्कस होगा वो 1 से लेकर 37 तक प्रश्नों का डिस्कशन किया जाएगा। तो प्रारंभ करते हैं। बाकी के जो प्रश्न ज़्यादा बड़े प्रश्न हैं, व्याख्या सहित हैं, तो उनको लेकर नहीं आया हूँ, केवल 1 से लेकर 37 तक आया हूँ। तो आइए प्रश्न को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न क्या था, अभी अपन यहाँ पर बात करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न नंबर फर्स्ट है तुम्हारे सामने। इस प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उसका उत्तर बताना आपको। आपने उसका आंसर क्या किया वो बताओगे आप। एक प्रारूपी आवर्तबीजी पादप के परागकण की भित्ति कितनी परतों की बनी होती है। अंग्रेजी में लिखा हुआ है हाउ मनी लेयर्स आर प्रेजेंट इन ए वॉल ऑफ टाइपिकल एंजियोस्पर्म पोलन ग्रेन। तो यहाँ पर क्या पूछा है कि जो परागकण है उसकी जो भित्ति होती है वो कितनी परतों की बनी होती है। तो आप सबको पता है जो परागकण की जो भित्ति होती है वो 2 परतों की बनी होती है। कौन कौन सी बनी होती है, एक तो होती है तुम्हारी एक्साइन, ठीक है, दूसरी होती है एंटाइन, ठीक है। एक्साइन और एंटाइन 2 प्रकार की परतें होती हैं। बाह्य तवसा और अंतः तवसा की बात करते हैं कि इसकी परागकण की पूछा, अगर वो पूछता कि जो परागकोश होता है, ठीक है, जो परागकोश होता है इस परागकोश के अंदर क्या होता है बताओ। तो इस परागकोश के अंदर 4 लघु बीजाणुधानियाँ होती हैं। क्या होती हैं, लघु बीजाणुधानियाँ होती हैं, लघु बीजाणुधानियाँ। अब लघु बीजाणुधानियाँ, यहाँ अपन परागकोश की बात करते हैं तो परागकोश जो होता है इसकी कितनी परतें होती हैं। अगर वो परागकोश पूछता तो परागकोश की कितनी भित्तियाँ होती हैं, 4 भित्तियाँ होती हैं, ठीक है। एंडोडर्मिस होती हैं, एंडोथीशियम होती है, ठीक है, उसके बाद में कौन सी होती है, मिडल लेयर होती हैं, और लास्ट में टेपिटम होती है। तो वो आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या पूछा था, परागकण पूछा था, इसका राइट आंसर हो गया 2। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्या पूछा है, देखो इसमें कन्फ्यूजन होने की कोई बात नहीं है। मनुष्य के शुक्राणु में गुणसूत्रों की संख्या होती है, कितनी होती है, हाउ मनी क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन ए ह्यूमन स्पर्म। सबको पता है कि कितनी होती है, 46 होती है। लेकिन बहुत सारे कन्फ्यूजन होकर 23 वाला ऑप्शन भी राइट करके आगे होंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या पूछा है कि गुणसूत्रों की संख्या पूछिए। अगर वो जोड़ों में पूछता है कितनी जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं तो आपका ऑप्शन ए होता, लेकिन उसने केवल गुणसूत्रों की संख्या पूछी। इसके लिए जो ऑप्शन रहेगा आपका वो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 46 गुणसूत्र होते हैं। कितनी होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। आप सबको पता है 44। उसके बाद में जो 2 जो होते हैं वो लिंग निर्धारण करने के लिए गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। एक्स तो होता है अपने फीमेल के अंदर और XY जो होता है वो मेल के अंदर होता है, और 44 सबके समान होते हैं। तो ये जो गुणसूत्रों की संख्या इस प्रकार से रहती है। तो आपको इसमें कन्फ्यूजन होने की बात नहीं थी, लेकिन बहुत सारों ने गुणसूत्रों की जोड़े पढ़ते 23 जोड़े करते 23 वाला ऑप्शन कर दिया होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, वो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई साहब जी, यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा है, प्रश्न पूछा है कि GIFT का पूर्ण रूप क्या है। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं GIFT का पूरा नाम क्या है। तो सबसे पहले मैं इस प्रश्न को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। आप देखो GIFT का पूर्ण नाम, राइट द फुल फॉर्म ऑफ GI गिफ्ट। देखो इसमें क्या होगा कि जो फेलोपियन ट्यूब होती है, ठीक है, वहाँ पर क्या किया जाता है, जो युग्मक होता है ना, युग्मक यानी जो गैमेट होता है उसको ट्रांसफ़र किया जाता है। गैमेट को ट्रांसफ़र करते किसमें, फेलोपियन ट्यूब के अंदर, ठीक है, ट्रांसफ़र करते हैं गैमेट को एंट्रा फेलोपियन ट्यूब के अंदर क्या ट्रांसफ़र करते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा, देखो फर्स्ट ऑप्शन क्या लिख रखा है यहाँ पे, देखा जाइगोट इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। देखो इस नाम से बस हो रहा है, यहाँ पे जेड आ रहा है तो हो ही नहीं सकता है। उसके बाद यहाँ पे गैमेट आ रहा है, देखो गैमेट इंट्रा यूटेराइन, तो यूटेराइन यानी एफ पूछा तो ये भी नहीं हो सकता, इंट्रा यूटेराइन नहीं हो सकता है। तो अपन बात करते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा युग्मक अंतः अंडवाहिनी स्थानांतरण गैमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, इसका राइट आंसर होगा। तो सर इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ जाते हैं। अगला प्रश्न क्या है यहाँ पर, अगला प्रश्न है लिंग सहलग्न, जो लिंग सहलग्न आनुवांशिक विकार हैं। तो विच इज़ ए सेक्स लिंकेज जेनेटिक्स डिसऑर्डर की बात करते हैं यहाँ पर। तो टाइफाइड तो नहीं हो सकता है, जुकाम भी नहीं होगा। डाउन सिंड्रोम कौन सा होता है, गुणसूत्रीय विकार होता है, ठीक है। ये जो होता है गुणसूत्रीय विकार होता है, क्रोमोसोम सिंड्रोम होता है, इसकी ये भी नहीं होगा। तो इसका जो राइट डिसऑर्डर ये जो होता है क्रोमोसोम डिसऑर्डर होता है तो ये नहीं होगा। तो जेनेटिक्स डिसऑर्डर पूछा यहाँ पर, तो जेनेटिक्स डिसऑर्डर ओनली वन ऑफ क्या होगा, हीमोफीलिया होगा। कौन सा होगा, हीमोफीलिया। ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन का। अगले प्रश्न की तरफ अपन जाएंगे यहाँ पर। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न क्या पूछा कि ये भी बहुत अच्छा प्रश्न था। यहाँ पर पूछा गया है कि वह नाइट्रोजन क्षारक जो DNA में नहीं पाया जाता है। तो DNA के अंदर कौन कौन सा पाया जाता है, तो AG, C,
टी ये। अब नाइट्रोजन सार की बात करते हैं। नाइट्रोजन सार 5 प्रकार के, मतलब 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है प्यूरिन और एक होता है पिरीमिडिन। तो प्यूरिन तो होता है ए और जी, और जो पिरीमिडिन होता है वो होता है CTU, यानी एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल होता है। अपन यहाँ पर बात करते हैं तो डीएनए और आरएनए के अंदर कौन कौन से पाए जाते हैं। डीएनए के अंदर बात करते हैं तो डीएनए के अंदर यू नहीं होता है, यानी यूरेसिल नहीं होता है। तो मैं यहाँ पर डीएनए की बात करता हूँ तो डीएनए के अंदर कौन कौन से गुणसूत्र होते हैं। तो डीएनए के अंदर होते हैं एक तो होता है एडेनिन, ग्वानिन, AGCT होता है, यानी साइटोसिन, थाइमिन होता है। दूसरी बात करते हैं अपन आरएनए के अंदर, तो आरएनए के अंदर कौन कौन से कौन कौन से नाइट्रोजन क्षार होते हैं, नाइट्रोजन बेस होते हैं। तो एडेनिन भी होता है वहाँ पर, ग्वानिन होता है, साइटोसिन होता है, लेकिन यहाँ पर थाइमिन की जगह क्या होता है, यूरेसिल होता है। तो यहाँ पर पूछा है कि वह नाइट्रोजन क्षारक जो डीएनए में नहीं पाया जाता है, तो डीएनए में कौन सा नहीं पाया जाता है, यूरेसिल नहीं पाया जाता है। तो द ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ जाते हैं अपन। अगला प्रश्न क्या है यहाँ पर दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जो भी इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत मेहनत लगी है, मतलब पूरे प्रश्नों को एक साथ लिखना, उसके बाद में फिर आपके सामने इस प्रकार से इसको प्रस्तुत करना। हाँ, अब प्रश्न है दूध को दही में बदलने वाला जीवाणु कौन सा है। बैक्टीरिया विच कन्वर्ट्स मिल्क इनटू कर्ड इज। तो यहाँ पर लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होगा, आप सबको पता है LAB होता है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। अब यहाँ पर स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया की बात करते हैं, न्यूमोनिया बैक्टीरिया की बात करते हैं, तो इसके द्वारा कौन सा रोग होता है, न्यूमोनिया रोग होता है। ठीक है, साल्मोनेला टाइफी की बात करते हैं, टाइफाइड की बात करते हैं यहाँ पर। उसके बाद में अगला क्या था, सिट्रिक एंकर। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो गया भाई साहब जी, इसका राइट होगा लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। अपन नेक्स्ट प्रश्न की तरफ जाएंगे। यहाँ पर प्रश्न नंबर 7वां है, और 7वां क्या प्रश्न है कि प्रथम खोजा गया प्रतिबंध इंडोन्यूक्लियस एंजाइम होगा। विच इज़ द फर्स्ट डिस्कवर्ड रिस्ट्रिक्ट इंडोन्यूक्लियस एंजाइम की बात करते हैं। विच इज़ द फर्स्ट डिस्कवर्ड रिस्ट्रिक्टेड इंडोन्यूक्लियस एंजाइम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा HIND, हिंद सेकेंड हो जाएगा। हिंद सेकेंड है जो कि प्रथम खोजा गया प्रतिबंध इंडोन्यूक्लियस एंजाइम होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब भी 8वां प्रश्न क्या था उसकी तरफ जाएंगे अपन। 8वां प्रश्न क्या था, कपास के मुकुल कृमि को नियंत्रित करने वाला प्रोटीन कौन सा है। ये प्रश्न बार बार आता रहता है, आपको इसको याद करके रखना है। कपास के मुकुल कृमि को नियंत्रित करने वाला प्रोटीन, इस प्रोटीन कंट्रोल द कोटोन्स बुलवॉर्म। ये प्रश्न कई बार जो आपका बोर्ड एग्जाम हुआ उसके अंदर बार बार रिपीट हुआ है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, क्राई AC तथा क्राई AB 2 प्रकार के होता है। दोनों ही क्या होते हैं, दोनों ही इसको जो मुकुल कृमि होता है उसको नियंत्रण करने वाले दोनों ही प्रोटीन होते हैं जो कपास में होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, क्राई फर्स्ट AC तथा क्राई AB। तो इसका राइट आंसर होगा ये। ठीक है, अभी नेक्स्ट प्रश्न की तरफ अपन जाएंगे। यहाँ पर किसी दी गई, अब इसको अपन थोड़ा, हाँ ऑप्शन द नहीं आ रहा, अभी आ रहा है ना। तो किसी दी गई अवधि के दौरान समष्टि घनत्व किस प्रकार से घटता है। द पॉपुलेशन डेंसिटी डिक्रीज बाई विच प्रोसेस इन द गिवन ड्यूरेशन। तो यहाँ पर क्या है कि जो तुम्हारी बात कर रहे हैं यहाँ पे डेंसिटी की बात करते हैं। ठीक है, तो समझ पॉपुलेशन डेंसिटी कब बढ़ता है और कब घटता है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी जब जनसंख्या में वृद्धि होती है तो पॉपुलेशन डेंसिटी भी बढ़ती है, लेकिन जब जनसंख्या में कमी होती है तो पॉपुलेशन डेंसिटी भी घटती है। तो यहाँ पर देखो जन्म दर, तो जन्म दर से जनसंख्या में वृद्धि होगी और वृद्धि होने पर पॉपुलेशन डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। आप्रवासन यानी इमिग्रेशन की बात करते हैं, तो इमिग्रेशन का मतलब होता है जो कि किसी विशेष क्षेत्र में, यानी जो बाहर से के जो किसी अन्य क्षेत्र के जो प्राणी यानी प्रजातियां होती है वो उस क्षेत्र दूसरे जहाँ पे जनसंख्या होती है वहाँ पर आती है। यानी जैसे बात किया जाए, अगर इसको समझने के लिए अपन देखें, अगर भारत में कहीं और से आ रहे हैं तो भारत में जो जनसंख्या होती है वो बढ़ती है। तो जनसंख्या बढ़ने पर डेंसिटी क्या होती है, बढ़ती है, यानी पॉपुलेशन डेंसिटी भी बढ़ती है। तो ये भी नहीं हो सकता है। अब यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा मृत्यु दर। मृत्यु दर से क्या होता है, जब मृत्यु दर ज़्यादा, डेथ रेट ज़्यादा रहेगी जिस कारण से पॉपुलेशन डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, घटेगी। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, राइट आंसर हो गया डेथ रेट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न क्या कह रहा है, तो अपन इसको पढ़ेंगे। विश पॉपुलेशन इंटरेक्शन इज ए हार्मफुल फॉर बोथ द स्पीशीज। वह समष्टि पारस्परिक क्रिया जिसमें दोनों जातियों को हानि होती है। दोनों को क्या हानि होती है, दोनों को हानि, यहाँ पर मैं माइनस लिख रहा हूँ, दोनों को हानि कहाँ पर होगी, यहाँ पे कॉम्पिटिशन के अंदर होगी, यानी स्पर्धा के अंदर होगी। इसका राइट आंसर होगा स्पर्धा। सहयोजिता, अपन यहाँ पर सह-उपकारिता की बात करते हैं, दोनों को क्या हो रहा, फायदा हो रहा, दोनों को क्या हो रहा, फायदा हो रहा है। ठीक है, अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हो ये समष्टियों की पारस्परिक क्रिया है। चैप्टर नंबर 11वां है जो। ठीक है, अब यहाँ पर जो भी है, यहाँ इसमें से कोई भी अगर एक प्रश्न सब ही जाता है तो इस प्रश्न को सबसे पहले देख लेना किस प्रकार से आएगा। अब मैं इसको समझाऊंगा, आप यहाँ पर देखना ध्यानपूर्वक। अब देखो सबसे पहले यहाँ पर बता रहा है,
अगर जाति ए को लाभ हो रहा है, प्लस का मतलब हो रहा है लाभ हो रहा है, और जाति ब को भी लाभ हो रहा है, अब जो दोनों को क्या हो रहा है, दोनों को बेनिफिट हो रहा है, जब दोनों को बेनिफिट होगा तो उसको क्या कहते हैं, उस पारस्परिक जो क्रिया होगी या अन्योन्य क्रिया जो होते हैं उसको कहते हैं सह उपकारिता कहते हैं। क्या कहते हैं बताओ? सह उपकारिता कहते हैं। यानी जब दोनों को बेनिफिट होता है तो उस बेनिफिट की जो अवस्था में जो अन्योन्य क्रिया होती है उसको सह उपकारिता कहते हैं। और जब दोनों को क्या होना, जब दोनों को दोनों जातियाँ हार्मफुल हो, यानी दोनों को जब हानियाँ होती हैं तो उस स्थिति को अपन कहते हैं स्पर्धा, यानी माइनस का मतलब दोनों को हानियाँ हो रही, उसको अपन कहते हैं कंपटीशन कहते हैं या स्पर्धा कहते हैं। अगला है एक को तो फायदा हो रहा है और एक को नुकसान हो रहा है, उसको बोलते हैं परभक्षण। परभक्षण के अंदर क्या होता है, एक को तो लाभ होता है और दूसरे को नुकसान होता है। ठीक है, फिर बात आती है परजीविता के अंदर, तो परजीविता के अंदर भी एक को तो हानि होती है, दूसरे को लाभ होता है। ठीक है, उसके बाद में अगला आता है सबोजिता। इसको क्या बोलते हैं, कमेंसलिज्म बोलते हैं। और इसके अंदर एक को तो फायदा होगा, एक को ना तो फायदा ना नुकसान होगा। और अगला है अंतर्जातीय परजीविता। इसके अंदर एक को तो क्या होता है, लाभ होता है, और एक को हानि होती है, और एक को ना लाभ होता है और ना ही हानि होती है। इस प्रकार आप इस सारणी को याद करके रखना है, क्योंकि अगर आपने कोई बात नहीं, अगर आपने अर्धवार्षिक परीक्षा के अंदर कुछ प्रश्न आपके गलत हुए हैं तो उनका सुधार करना है, और आपको जो बोर्ड का एग्जाम, मेन एग्जाम है, उसके लिए आपको बहुत अच्छी प्रकार से तैयारी करनी है। इसी प्रकार से प्रश्न पेपर जो भी आएगा वो इसी प्रकार से ही आएगा, बोर्ड का पेपर जो आएगा, तो आपको इसी प्रकार से इसकी तैयारी करनी है और तैयारी को बना कर रखना है। अभी हिम्मत हारनी नहीं है, अभी तक तो तुम्हारी जो मंजिल बाकी है उस मंजिल तक जाने के लिए आपको और मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपके नंबर, और जब आपने इस पेपर को सॉल्यूशन किया होगा, यानी जो पेपर था वो कितने नंबर का था, 40 मार्क्स का था, इसमें से कम आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे कि आपके कितने नंबर इसमें आ रहे हैं। ठीक है, लगभग आपने पेपर को हल किया होगा गजा के, तो आप बताना कि इसमें से आपके कितने उत्तर सही हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ अपन जाएंगे यहाँ पर। हाँ, तो प्रश्न नंबर आता है 11वां। पारितंत्र की शब्दावली में हरे पादपों को कहते हैं, क्या कहते हैं? इन एन इकोसिस्टम द ग्रीन्स प्लांट्स आर कोल्ड। तो क्या कहते हैं बताओ? आप सबको पता है हरे पादपों को हम क्या कहते हैं? डिकम्पोजर कहते हैं, या कंज्यूमर्स कहते हैं, या प्रोड्यूसर कहते हैं, नॉन। तो इसका राइट उत्तर होगा उत्पादक कहते हैं। हरे पादपों को क्या कहते हैं? उत्पादक कहते हैं। और जो इसको उपभोक्ता है, जो कंज्यूमर्स होते हैं, वो कौन होते हैं? तो उत्पादकों को खाने वाले क्या हो गए? उपभोक्ता, यानी कंज्यूमर्स हो गए। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो गया? उत्पादक हो गया। तो आपने भी इस प्रश्न का उत्तर सही किया होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की अपन बात करते हैं यहाँ पर। अगला प्रश्न क्या है अपना? ऊर्जा के पिरामिड होते हैं। अब देखो, ये तो ऊर्जा के पिरामिड, जब भी ऊर्जा शब्द आता है तो हमेशा सीधा आएगा, सीधा शब्द आएगा। ऊर्जा जब भी आएगी तो सीधा ही आएगा। अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं, यहाँ पर प्रश्न क्या है कि ऊर्जा के पिरामिड होते हैं। द पिरामिड्स ऑफ एनर्जी आर, हमेशा उल्टे नहीं होंगे, उल्टे नहीं होंगे, केवल उल्टे और सीधे, तो उल्टे होंगे नहीं, ये सीधे सीधे खड़ी अवस्था में होते हैं। कौन से होते हैं बताओ? तो सदैव खड़ी अवस्था में होते हैं। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ जाएंगे। अगला प्रश्न क्या है? हाँ, अब आपको क्या याद करना, जितने भी, हाँ, प्रश्न क्या है? 13वां। भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर जातीय विविधता, बायोडाइवर्सिटी डेज अज यू मूव फ्रॉम इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल्स। इक्वेटर से आपको कहाँ जाना? पोल्स की तरफ जाना। तो उस समय बायोडाइवर्सिटी के अंदर क्या होगा बताओ? कमी होगी, बढ़ेगी? सबसे पहले आपको बता दूं जातीय विविधता क्या होती है। ठीक है, किसी विशेष क्षेत्र पर पाए जाने वाले विभिन्न जातियों के समूह को अपन क्या कहते हैं? जातीय विविधता कहते हैं। तो आप सबको पता है कि जो अर्थ होती है, यानी पृथ्वी होती है, पृथ्वी की भूमध्य रेखा जो होती है 0 डिग्री अक्षांश होती है इसको, और इसको भूमध्य रेखा भी कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश भी कहते हैं। ठीक है, यानी इक्वेटर जो लाइन होती है। अब जैसे जैसे यहाँ पर जो जैव विविधता सबसे अधिक होगी, यानी भूमध्य रेखा के आसपास जो होते हैं ना, आसपास जैव विविधता अधिक पाई जाती है। लेकिन जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो जैव विविधता में क्या होती है? कमी होती है, क्योंकि वहाँ पर पूरा बर्फ जमा हुआ है और वहाँ तक जो सनलाइट होती है ना, सूर्य की रोशनी नहीं पहुँच पाती, इसलिए वहाँ पे अधिक जातियाँ नहीं पाई जा सकती। यानी जीव वहाँ पर ना के बराबर होते हैं। अगर ज़्यादा पोल पे चले जाएँ तो वहाँ पे ना के बराबर जीव पाए जाते हैं, अर्थात जैव विविधता क्या होगी? घटेगी। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बताओ? ए ऑप्शन सही हो जाएगा तुम्हारा। अगला प्रश्न कौन सा है बताओ? 14वां प्रश्न। प्रश्न क्या है? प्रश्न कह रहा है कि बाह्य स्थानीय संरक्षण का उदाहरण ही दी एग्जाम्पल ऑफ एक्स सिटू कंजर्वेशन इज, जू भी होगा, बोटनिकल गार्डन भी होगा, एनिमल सफारी पार्क भी होगा, यानी सभी के सभी ऑप्शन तुम्हारे क्या हैं? राइट, ऑल ऑफ दीज अबव। बाह्य स्थानीय संरक्षण का उदाहरण ये सभी आ जाएंगे। ठीक है, अपन यहाँ पर बात करते हैं, ये सभी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अगले प्रश्न की तरफ अपन जाएंगे। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 15वां दिमाग हिला देने वाला प्रश्न है। देखो, बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न क्या है? निम्न में से किस पैतृक मानव की दिमाग की क्षमता 900 सेंटीमीटर क्यूब थी? इन विच ऑफ द फॉलोइंग्स एंस्ट्रियल ह्यूमन्स क्रेनियल कैपेसिटी वॉज 900 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, सी का मतलब होता है सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब, तो इसको बोला सी।
ये क्यूब यानी घात 3 हो गया, तो इसको बोला सीसी, ठीक है। तो होमो हेबिलस की थी, या होमो इरेक्टस की थी, या नेडरथल मानव की थी, या होमो सेपियंस की थी। होमो सेपियंस यानी हमारी थी क्या? नहीं, तो हमारी इतनी थी ही नहीं। तो किसकी थी बताओ? तो होमो इरेक्टस की थी। राइट ऑप्शन क्या हो गया बताओ? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, वो कौन सा हो जाएगा बताओ फटाफट? बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? बी होगा, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ जाते हैं अपन यहाँ पर। प्रश्न संख्या है 15 के बाद आता है 16। मनुष्य में बहुत अच्छा, देखो ये तो सबको पता है। इसका उत्तर अगर आपका गलत हुआ है तो फिर आप क्लास 12 के बच्चे हो ही नहीं सकते। अगर इसका उत्तर आपको गलत हुआ, अगर मनुष्य में किस अवस्था की उम्र पूछी, 0 से लेकर 5 वर्ष, इसको तो बोलते हैं कौन सी अवस्था? शेषवावस्था। यानी शेषवावस्था की बात करते हैं, शिशुअवस्था की बात करते हैं, शेषवावस्था। देखो ये लिखना ऐसे होता है, ठीक है। फिर इसकी बात करते हैं 5 से 10 वर्ष के, यानी बाल्यावस्था। कौन सी अवस्था की बताओ? बाल्यावस्था। 12 से 18 कौन सी आगे बताओ? किशोर अवस्था। यही वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या हो गया? स ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। मनुष्य की किशोरावस्था की उम्र क्या होती है ना? एडोलसेंस की जो एज होती है वो लगभग 12 से लेकर 18 वर्ष की होती है, ठीक है। ये प्रश्न किसी का भी गलत नहीं हुआ होगा। अगला प्रश्न क्या है, क्योंकि आप उसी अवस्था में हो भी। अगर हाँ, प्राग प्रश्न क्या है यहाँ पे बता दूँ कि प्राग कण की भारी भित्ति किसकी बनी होती बताओ? तो बनी होती स्पोरो पोलेनिन की बनी होती। किसकी बनी होती है बताओ? परागकण की जो पोलेनिन की बनी होती है, इसका राइट आंसर होगा स्पोरोपोलेनिन। परागकण की जो भारी भित्ति होती है, किसकी बात कर रहा है वो? एंटाइन की बात कर रहा है, एक्साइन की? एक्साइन की बात कर रहा है। एक्साइन जो होती है वो किसकी बनी होती है? स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है, ठीक है। वर्षण अंतराली कोशिकाएं एलएस हार्मोन का स्रावन करती है। किसका करती है बताओ? एलएस हार्मोन का स्रावन करती है। एलएस हार्मोन का क्या करती है? स्रावन करती है। कौन सा? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का, ठीक है। बता दो मैं कौन सा उत्तर होगा इसका? ल्यूटिनाइजिंग है ना। अभी देख लो ये उत्तर, मैंने इसका उत्तर भी मैंने सबका लिख रखा नीचे। परागकण की भारी भित्ति, अब देखो परागकण की भारी भित्ति होती है स्पोरोपोलेनिन की होती है, ठीक है। अपन ने यहाँ पे देखा था ये, चलो ये उत्तर आ गया इसका। फर्स्ट में इस हाँ, परागकण की जो भारी भित्ति होती है वो स्पोरोपोलेनिन की होती है, और जो 18वां था उसका आंसर हो गया ल्यूटिनाइजिंग एलएस हार्मोन हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 19वां प्रश्न कौन सा तुम्हारा? 19वें प्रश्न की तरफ जाएंगे। हाँ, डीएनए के एकल क्षार युग्म के परिवर्तन के कारण होने वाला उत्परिवर्तन क्या कहलाएगा बताओ? डेस कहलाता है, यानी पॉइंट म्यूटेशन कहलाता है। क्या कहलाता है डियर फ्रेंड्स? पॉइंट म्यूटेशन कहलाता है। यानी इसको बोलते हैं बिंदु उत्परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? बिंदु उत्परिवर्तन कहते हैं। कौन सा? बिंदु उत्परिवर्तन। डीएनए के एकल क्षार युग्म के परिवर्तन के कारण होने वाले उत्परिवर्तन को कहते हैं पॉइंट म्यूटेशन या बिंदु उत्परिवर्तन कहते हैं। औद्योगिक प्रदूषण के उसी सूचक होते हैं। कौन होते बताओ? लाइकेन होते हैं। लाइकेन कौन से होते बताओ? लाइकेन। इसका राइट आंसर होगा लाइकेन। प्रश्न नंबर अगला आ गया, देखो ये फिर हटने वाला है ना। प्रश्न नंबर आ गया 21वां। डीएनए के खंडों को कौन सी विधि के द्वारा अलग कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस, जेल JEL इलेक्ट्रोफोरोसिस विधि के द्वारा इसको अपन अलग कर सकते हैं। डीएनए के खंडों को इलेक्ट्रोफोरोसिस विधि के द्वारा अलग कर सकते हैं, ठीक है। अगला मैं उत्तर बता दूंगा एक साथ में इसका, फिर देख लो एक बार। एक जाति के विलुप्त होने पर उस पर आधारित दूसरे जंतु व पादप जातियां भी अनिवार्य रूप से विलुप्त होने लगती हैं। ये क्या कहलाता है? देखो एक जाति के विलुप्त होने पर, यानी एक जाति के विलुप्त होने पर उस पर आधारित दूसरे जंतु व पादप भी अनिवार्य रूप से विलुप्त हो जाते हैं। साथ में विलुप्त हो रहे सह विलुप्तता क्या कहलाता है बताओ? को एक्सटाइनेशन कहलाता है, या इसको अपन कह सकते हैं सह विलुप्तता कहलाता है। क्या कहलाता है बताओ? सह विलुप्तता कहलाता है। क्या कहलाता है? सह विलुप्तता कहलाता है, यानी को एक्सटाइनेशन कहलाता है या सह विलुप्तता, ठीक है। अगला प्रश्न है बीटी जीविस जीवाणु से निर्मित होता है। किससे? बेसिलस थुरेंजेंसिस है ना, बेसिलस थुरेंजेंसिस। चलो 23वां का उत्तर बता दूं मैं आपको, पहले सोच सा देख लो। वे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से संसारित हो सकते हैं, उस रोग को कहते हैं संक्रामक रोग या संसारी रोग कहते हैं, ठीक है। या इन्फेक्शियस डिसीज कहा जाता है। तो देखो एक बार मैं उत्तर बता दूं ना। 23वें का बेसिलस थुरेंजेंसिस है ना, और 22वें का है क्या कहलाता है? सब विलुप्तता। चलो आज यहाँ पे बता देता हूँ उत्तर। ये लाइकिन हो गया,
जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हो गया। उसके बाद में अपन बात करते हैं यहाँ पर, हाँ, सहविलुप्तता हो गया। सहविलुप्तता यानी को एक्सटाइनेक्शन बेसिलस थुरेंजेंसिस हो गया यानी बीटी हो गया। संक्रामक रोग अथवा संस्थानिक रोग हो गया 100वीं का। चलो 25वीं की तरफ वापस देते हैं। 25वां क्या है, वैश्विक पैमाने पर उत्पादन के लिए सूक्ष्म जीवों को बहुत बड़ी पात्रों में विकसित करने की आवश्यकता होती है, जिन्हें कहा जाता है, क्या कहते हैं, जिसको किण्वक कहते हैं। क्या कहते हैं, किण्वक या फर्मेंटन कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा देख लेते हैं, किण्वक व फर्मेंटन कहते हैं। क्या कहते हैं, किण्वक व फर्मेंटन, देख लो यहाँ पे। इसका जो 25वें का होगा आगे नहीं बढ़ना है, इन्फेक्टियस डिसीज, हाँ, फर्मेंटर या किण्वक कहते हैं। अगला प्रश्न क्या है देख लेते हैं एक बार। पू मधु पू मधुप प आएगा ना, पू मधुप नर मधुमक्खी में गुणसूत्रों की संख्या होती है, कितनी होती है, 16 होती है। ठीक है, नर के अंदर तो होती है 14 और 32 किसमें होती है, मादा के अंदर, याद रखना इसके अंदर। नर में तो होते हैं 14 और मादा में कितनी होती है, 32 होती है। तो यहाँ तक अपने 26 प्रश्नों का उत्तर कर लिया है, यानी कितने 16 गुणसूत्र होते हैं नर के अंदर। ठीक है, अभी आ जाते हैं अपन अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, आप उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत किसने दिया था बताओ। तो वंशागति का जो गुणसूत्रीय सिद्धांत दिया था वो दिया था बावरीवां सटन ने दिया था। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा थियोडोर बोवरी और वाल्टर सटन ने वंशागति गुणसूत्र का सिद्धांत दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, तो अगले प्रश्न की तरफ अपन जाएंगे। प्रश्न नंबर अपना 28वां, बिंदु उत्परिवर्तन द्वारा उत्पन्न रोग का नाम बताओ। तो बिंदु उत्परिवर्तन के द्वारा कौन कौन सा रोग होता है, सिकल सेल एनीमिया किससे होता है, बिंदु उत्परिवर्तन से होता है ना, यानी पॉइंट म्यूटेशन से होता है। तो इसका राइट आंसर होगा सिकल सेल एनीमिया। क्वेश्चन नंबर अगला है अपना 29वां, किस वैज्ञानिक ने बताया कि जीवन का पहला स्वरूप पूर्व विद्यमान जीवित रहित हाँ जीवित रहित कार्बनिक अणु से आया हुआ हो सकता है। तो AI ओपेरिन एवं जॉन जो होल्डेन थे उन्होंने बताया था। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा देखो यहाँ पे। तो 29वें का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर AI ओपेरिन एवं जॉन होल्डेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, ये प्रश्न क्या है, 30वां प्रश्न है कि यदि DNA के एक रज्जु का अनुक्रम ठीक है, अनुक्रम है निम्न प्रकार लिखा जाए तो उसके पूरक रज्जुक लिखना। आपको जो यहाँ पर पूरक रज्जुक लिखना है। ठीक है, इसका जो टेम्पल रज्जुक दे रखे रखा है और आपको पूरक रज्जुक लिखना है, करना कुछ भी नहीं था आपको, इसको सैंपल प्रकार से आप लिख सकते थे। अगर देखो यहाँ पर एक इसकी जगह आपको लिखना था 3DS लिखना था, एक ही जगह आ जाता था थाइमिन, और जहाँ पे C था वहाँ पे आ जाता था G। अगर जहाँ पे A था वहाँ पे आपको T लिखना था, और जहाँ T था वहाँ पे A लिखना था, और जहाँ पे C था वहाँ पे G लिखना था, और जहाँ पे G था वहाँ पे C लिखना था, और जहाँ पे 5 था वहाँ पे 3 लिखना था, और जहाँ पे 3 था वो 5 लिखना था। इतना करना था ना। AT की जोड़ी CG के साथ में, AT की जोड़ी CG के साथ में, AT की जोड़ी CG के साथ में, यानी AT हमेशा दोनों दोस्त हैं, A और T। ठीक है, A और T, C और G। ठीक है, जहाँ पे A जाता है तो उसके साथ में T जाएगा, और जहाँ पे C जाती है वहाँ पे G जाएगा, और जहाँ पे G जाता है वहाँ पे C जाएगा, यानी इस प्रकार इनकी जोड़ी रहेगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर वैसे ही अपन को इसको बनाना था। अब देखो मैंने इसको इस प्रकार से लिखा है कि 5 डेज की जगह 3 डेज, A की जगह T, C की जगह G। ठीक है, इसी प्रकार से T की जगह A, G की जगह C, G की जगह C, A की जगह T, T C G A T A, और 3 डेज की जगह 5 डेज। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अब देखो यहाँ पे मैंने कुछ नोट लगा के लिख रखा है। DNA का पूरक रज्जु का क्रम लिखते समय 5 डेज की जगह 3 डेज एवं 3 डेज की जगह 5 डेज लिखना है। ए की जगह एडेनिन की जगह थाइमिन, वहाँ थाइमिन की जगह एडेनिन लिखना है। साइटोसिन की जगह ग्वानिन लिखना है, वहाँ ग्वानिन की जगह साइटोसिन लिखना है। इतना ही आपको याद रखना है। प्रश्न नंबर आता है अपना, यहाँ पर आता है कौन सा, लघु बीजाणु दाने की सबसे आंतरिक परत कौन सी होती है, टेपिटम होती है। कौन सी होती है बताओ, टेपिटम होती। ठीक है, जो कि परागकणों को पोषण प्रदान करने में सहायक होती है, याद रखना, टेपिटम होती। ठीक है, 32वां प्रश्न, एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों के विकास का प्रक्रम एक बिंदु से प्रारंभ होकर अन्य क्षेत्रों तक प्रचारित होने को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं इसको बताओ। तो इसको कहते हैं अनुकूलित विकिरण। अगर आपने जो जैव विकास वाला चैप्टर होगा उसके अंदर पढ़ा होगा, अनुकूलित विकिरण क्या आएगा, इसको एडेप्टिव रेडिएशन आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा देख लेते हैं अपन यहाँ पर। इसका राइट आंसर हो गया अनुकूलित विकिरण, यानी अडाप्टिव रेडिएशन हो गया। क्वेश्चन नंबर तुम्हारा है 33वां, आज का 33वां सेकेंड लास्ट प्रश्न है। विडाल परीक्षण किस जबर की पुष्टि करता है, टाइफाइड बुखार की करता है। किसकी करता है बताओ, टाइफाइड। आपके सिलेबस में लिख रखा है टाइफाइड का करता है। ठीक है, पहला टाइफाइड आ जाए तो भी सही है। टाइफाइड बुखार की इसका जो विडाल परीक्षण, टाइफाइड बुखार के लिए विडाल परीक्षण किया जाता है।
अगला लास्ट प्रश्न है आज के इस सेशन का, ठीक है, पेपर का लास्ट नहीं है, मेरा इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। और प्रश्न पूछा था यहाँ पर, BOD का पूरा नाम बताओ। जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्या हो गया BOD का पूरा नाम? ठीक है, BOD का पूरा नाम हो गया जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग। ठीक है, ये आज तक आई होप आप मुझे कमेंट करके बताना कि जितने मैंने 34 प्रश्न करवाए इसमें से आपने कितनी प्रश्न को सही किया। 34 यानी 34 प्रश्न करवाए, इसमें से आपने कितने प्रश्नों को सही किया है और आपके कितने प्रश्न गलत हुए और पूरा पेपर के अंदर आपने कितने नंबर आ रहे हैं। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना एक बार। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेहतरीन सॉल्यूशन के साथ में। मैं यहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री का भी सॉल्यूशन करवाऊँगा, जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उनके बारे में बताऊँगा। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आपका दिन शुभ हो और आप और अच्छी तैयारी के साथ में, अच्छे परसेंटेजों के साथ में इस एग्ज़ाम में इस साल आप पास हो जाओ, यही हमारी कामना है। धन्यवाद।